हम्म, नहीं वो फिर मैं काला दिखता हूँ रिकॉर्डिंग में मतलब बट वो उसके लिए ही रखा है, मतलब फिर बाद में टीचर्स का फेस अच्छे से दिखता नहीं है तो वो बंद नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, देखो तो फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट लाइट के ऊपर सोच रहे थे कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली, ना मतलब ये आ रही है बट ये एग्जैक्टली क्या है, समझ में आ रहा है। फिर बाद में वैसे मतलब करते करते एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला लाइट इज अ पार्टिकल। पहला एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बोला, लाइट क्या रहती है, पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है। इन पार्टिकल्स को उन्होंने बोला कॉर्पस्कल। क्या बोला, कॉर्पस्कल, कुछ तो उसकी स्पेलिंग रहती है कॉर्पस, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, वो स्पेलिंग गलत है, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन। क्या था उनका नाम, तो न्यूटन ने हम लोगों को क्या बोला, लाइट इज अ पार्टिकल। समझ में आ रहा है। एंड इसके भी उन्होंने प्रूफ दिए, मतलब ऐसे ही कोई साइंटिस्ट उठ के ऐसे बोलता नहीं कि हाँ पार्टिकल है यो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं रहता। तो ये हम लोग धीरे धीरे करने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। आज का पूरा लेक्चर यही समझने में जाएगा कि लाइट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बाद आगे जाके वापस हम लोग केमिस्ट्री में घुसेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, रदरफोर्ड्स थियरी। रदरफोर्ड्स थियरी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स थियरी। समझ में, रदरफोर्ड के बाद कौन आया है, बोर्स आया। तो बोर्स थियरी समझने से पहले हम लोगों को लाइट एग्जैक्टली क्या रहती है वो समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड मतलब बोर्स के ऊपर जा सकते हैं। अब तो पहले साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने क्या बोला, लाइट इज अ पार्टिकल। उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, कॉर्पस्कल, ठीक है। आजकल हम लोग लाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटॉन, सुना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला नहीं लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट है वेव। क्या है, वेव। समझ में आ रहा है, ठीक है। वेव देखिए ना भाई, समंदर की वेव्स, कोई भी वेव्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स, वेव्स देखिए सबने, पता है कैसे दिखती है, कैसे दिखती है, ऐसे दिखती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लाइट ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है। मतलब पार्टिकल है क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए भी उन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए, वो आज हम लोग समझने वाले, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम था युंग। क्या नाम था उनका, युंग, ठीक है। ऐसे जापानीज साइंटिस्ट थे, ठीक है, युंग। हाँ यंग बोलो, कुछ भी बोलो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब ये दोनों के बीच में देखो, इन दोनों ने एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट, है ना, मतलब हिस्ट्री में मतलब उस टाइमलाइन के हिसाब से दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ये बताया, ठीक है। न्यूटन ने क्या बताया, लाइट इज अ, एंड यू ने क्या बताया, लाइट इज अ। तो लोगों ने किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया रहेगा ना, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है, यही मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब हाँ यही हुआ था, ठीक है। तो लोगों को लगा कि नहीं नहीं अपने न्यूटन बाबा ज़्यादा करेक्ट रहेंगे, मतलब उन्होंने ज़्यादा बताया अपने को, ठीक है। तो लाइट इज़ अ पार्टिकल, ऐसे लोगों को लगा। फिर बाद में एक तीसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है। उन्होंने बोला कि लाइट पजेस विच नेचर, ड्यूअल नेचर, मतलब लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। जब उसकी इच्छा करे वो पार्टिकल बन जाती है, जब उसकी इच्छा करे वो, उस साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन। क्या नाम था, तो जीता कौन बे, यस, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट निकले, दोनों बिहेवियर दिखा सकती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके दोनों बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। समझ में आ रहा है, ओके। लेट अस स्टार्ट विथ वेव नेचर फर्स्ट। हम लोग पहले वेव नेचर समझेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे पार्टिकल तक जाएंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि वेव्स के बारे में अपने को बहुत कम जानकारी है, तो वो एक बार ले लेते हैं, ठीक हो। देखो अब वेव्स आर कंटिन्यूअस इन नेचर। कैसे रहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी बदले पार्टिकल नेचर जो रहता है वो रहता है डिसकंटिन्यूअस। इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर जो है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस नेचर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दो जरा। हाँ अगेन अभी टाइम लगेगा समझने के लिए, एक ही टाइम पे नहीं समझेगा, ठीक है, सारी चीज़ें। थोड़ा आज का पूरा लेक्चर जाने वाला है, आज के एक लेक्चर में दोनों को समझ में आ जाएगा क्या बड़बड़ हो रही है, ध्यान दो। अब कंटिन्यूअस नेचर मतलब क्या, कोई वेव अगर उसकी हम लोग एनर्जी ट्रैक करें, ठीक है, कंप्लीट अगर एनर्जी, ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है वेव, बराबर ऊपर जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो नीचे आती है। समझ में आ रहा है,
तो ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है। तो अभी मैं सिर्फ उसकी ऊपर की एनर्जी, मतलब एकदम पीक पॉइंट की एनर्जी से नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो वेव्स कैसे एनर्जी लूज करती है, ऐसे कंटिन्यूअसली, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर किसी वेव की एनर्जी 10 है, 10 यूनिट कोई तो, ठीक है, 10 जूल्स है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 के बाद कहाँ पे पहुंचेगी, नहीं मतलब नहीं वैसे नहीं, 10 से 0 जा रही है, बट वो हर एनर्जी पॉइंट को हिट करते हुए जा रही है। 10 के बाद 9.9, 9.8, 9.7, 9 पॉइंट, समझा, उसके भी छोटे पॉइंट्स रहते हैं, वैसे हर एनर्जी पॉइंट को वो छूते हुए जा रही है, मतलब धीरे धीरे वो कंटिन्यूसली कम होते जा रही है। उसी बदले पार्टिकल नेचर जो रहता है वो रहता है डिसकंटिन्यूअस। कैसा रहता है, अब डिसकंटिन्यूअस मतलब वो ऐसे दिखता है, स्टेयरकेस जैसा, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स किसके रहते हैं, पार्टिकल नेचर के। अब पार्टिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, 10, 10 के बाद लेटर से 8, 6, 4, 2, 0, समझा कुछ, ठीक है। अब देखो ये अगर समझना है तो अगर लेटर से मैंने यहाँ से एक बॉल ऐसे छोड़ दिया इस लोब पे से, ठीक है, तो वो बॉल हर एक एनर्जी लेवल को टच करते हुए जाएगा, फॉलोड। बट उसी बदले अगर मैं किसी स्टेयर्स पे से ऐसे बॉल को छोड़ रहा हूँ तो 10 से डायरेक्ट कहाँ पे जंप करेगा, 8 पे, 8 से डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, 6 से डायरेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। तो लाइट इज अ सॉरी मतलब लाइट कैन पोजेस ड्यूअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। वेव नेचर कैसा रहता है, कंटिन्यूअस, पार्टिकल नेचर कैसा रहता है, ठीक है। अब ये इन्होंने प्रूफ कैसे किया कि भाई लाइट जो है वो वेव है, ठीक है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, यूंग्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान देकर। ठीक है, अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पहले मतलब उसमें सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स दो टाइप से इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरफेयर मतलब इंटरैक्ट, ठीक है, ये तुम लोग फिजिक्स में बहुत आराम से अच्छे से पढ़ोगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ने वाले, ध्यान दो। लेट अस से कि हम लोगों के पास एक रोप है, ठीक है, तुम लोगों ने स्किपिंग रोप के साथ कभी खेला है, ऐसे ऐसे उसको ऐसे हिलाया है, ऐसे ना, ऐसे सांप बनता है ऐसे ज़मीन पे ऐसे ऊपर नीचे होता है, देखा है, ओके। लेट अस से कि मेरे पास दो इंसान है, ऐसे इन दो इंसानों ने ऐसे एक स्किपिंग रोप पकड़ के रखी है, ठीक है, दोनों के हाथ में एक स्किपिंग रोप है, दिख रही है, ठीक है, समझे, ऐसे रोप है कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये दोनों इंसानों ने एक ही टाइम पे, ध्यान देंगे जरा, एक ही टाइम पे स्किपिंग रोप को ऐसे ऐसे किया, झटका मारा, समझ में आ रहा है। तो वेव किस डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर के डायरेक्शन में बनेगी, और फिर वो वेव ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में बनने के बाद ऐसे आगे ट्रैवल करती जाएगी, फॉलोड। इस तरफ वाले ने भी क्या किया, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में वेव झटका मारा है स्किपिंग रोप को, ठीक है। तो इधर पे भी वेव कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, एंड वो भी आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करते जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। अब दोनों वेव्स ऊपर के डायरेक्शन में थी, जब ये मिड पॉइंट पे आएंगी और एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वेव कैसे बनेगी, कैंसिल आउट होगी, ओके। तुम लोगों ने ऐसे किया है कभी, ऐसे बचपन में ऐसे कुछ खेला वेला है, नहीं खेला है, ओके ठीक है। वो कोई ना कोई फिजिक्स के टीचर आके ये सब तुम लोगों को करके भी दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे नाच गाना होता है, ऐसे डोंट वरी वाला, ऐसे, हाँ मेरे को इतना नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा जितना है उतना बता रहा हूँ सिर्फ। तो जब दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जब वो मिलती है ना तो और ऊपर जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कौन से टाइप का इंटरफेरेंस बोलेंगे भाई, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। तो जब ये सेंटर में मिलेंगी तो ये ऐसे और बड़ी हो जाती है, समझ में आ रहा है। फिर बाद में वेव, ये वेव इधर से निकल जाएगी, ये वेव उधर चली जाएगी, मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है।
इन दोनों वेव्स को बोलने का इन फेज वेव। दिख रहा है ये दोनों एक ही फेज में है, एक ही डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही है, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप के वेव्स को क्या बोलते हैं, इन फेज। बोथ वेव्स आर इन फेज, ठीक है। उसी बदले अगर, हाँ, एंड इस टाइप के इंटरेक्शन को कौन सा इंटरेक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। उसी बदले अगर दो इंसान, ध्यान देंगे, दो इंसान, एक ने ऊपर के डायरेक्शन में झटका मारा बट दूसरे ने नीचे के डायरेक्शन में झटका मारा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब सेंटर में मिलेंगे तो क्या होगा, अब कैंसल आउट होंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी नीचे के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसकी एनर्जी ऊपर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बीच में आएंगे दोनों, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। मैंने क्या बोला, समझा। एंड फिर ऐसे मतलब ऐसे झटका लगता है और वो नॉर्मल रस्सी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब एक दूसरों को मिलेंगे, ठीक है, तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, ऐसे कैंसल आउट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है, पक्का। इसे क्या बोलने का, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ये दोनों वेव्स जो है वो इन फेज है कि आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ये दोनों वेव्स जो है वो आउट ऑफ फेज है, ठीक है। इसको नॉर्मली बनाते वक्त हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक वेव दूसरी वेव, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाली है, समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव, दिख रहा है ना सबको, दोनों इन फेज है, ऊपर वाली वेव्स ऊपर ही जा रही है, दोनों नीचे वाली वेव्स नीचे ही जा रही है। तो ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तो इनकी हाइट मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, इसमें कोई दिक्कत, ओके। उसी बदले अगर ऐसा तुम लोगों को डायग्राम मिल गया, ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाले के साथ इंटरेक्ट करेगा, इसके नीचे वाले इसके ऊपर वाले के साथ, इन फेज या आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। तो ये क्या बनेगा, ऐसे फ्लैट लाइन, समझ में आ रहा है। अब इसमें भी कंडीशंस रहती है, अगर कोई एक वेव बहुत ज़्यादा तगड़ी है, समझा, तो कौन जीतेगा, ऊपर वाली वेव जीतेगी, समझ में आ रहा है। तो तुम लोगों को इंटरफेरेंस मतलब डिस्ट्रक्टिव ही मिलेगा बट ऐसा कुछ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा थी ना, समझ में आ रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा था। ये सब अपने को पढ़ने का नहीं है, ये फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ने वाले, ठीक है, ये फटाफट बना लो। तुम्हारे ऊपर है तुम लोगों को ये डायग्राम बनानी है कि नहीं बनानी है, बट ये बनाना है, ठीक है, मतलब ये समझ में आना चाहिए, ये वाला तो कंपलसरी है। एक बोर्ड लिया और उस बोर्ड में ऐसे दो छोटे छोटे होल्स कर दिए, दिख रहे दो छोटे छोटे होल्स, ठीक है। सामने की तरफ एक स्क्रीन, मतलब एक वाइट कलर की स्क्रीन, मतलब पेपर, पर्दा, कुछ भी, समझा। इधर से उन्होंने एक लेज़र लाइट ली, अभी मैं ऐसे नॉर्मल टॉर्च दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन में ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट, नहीं मेरी ड्राइंग इतनी ख़राब नहीं है वैसे, मतलब एप्लीकेशन में ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो जाता है, ओके, हाँ ठीक है। एक टॉर्च ली, टॉर्च ने मतलब लेज़र लाइट ली, लेज़र लाइट रेड कलर, ग्रीन कलर, कोई एक सिंगल कलर की, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड फिर उसको ऑन किया, बताओ भाई रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है। हाँ, दो सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, वहाँ पे दो डॉट्स दिखेंगे, दो एकदम छोटे इसमें से पास की हुई, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, ऐसा मिलना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते बे, तो पार्टिकल नीचे रहता, समझ में आ रहा है। बट उनको ऐसा मिला नहीं, उनको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इधर ऐसे सेंटर में मिली, समझ रहे हो। लाइट इधर से पास हो रही है बट लाइट मिल रही कहाँ पे है, सेंटर में, समझा। फिर बाद में थोड़े डिस्टेंस पे कुछ नहीं मिला, फिर बाद में वापस थोड़े डिस्टेंस पे लाइट मिली, वापस थोड़े डिस्टेंस पे कुछ नहीं मिला, वापस थोड़े डिस्टेंस पे लाइट मिली। इंटेंसिटी ऐसे कम होते जाती है, वो सब फिजिक्स में क्यों क्या, ठीक है। वापस थोड़े डिस्टेंस पे कुछ नहीं मिला, वापस थोड़े डिस्टेंस पे
लाइट मिली, समझ में आ रहा है? तो फिर वो ढूंढने लग गए कि भाई नेचर में ऐसा और किधर मिलता है क्या, ठीक है। और उनको पता चला ये मिलता है, कहाँ पे मिलता है, मतलब उनको पता चला क्या, वो पहले से पता था कहाँ पे मिलता है, वेव्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, वेव्स में, समझ में आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन का एक ही एक्सप्लेनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से किस फॉर्मेट में निकल रही है, वेव्स फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है? ये वेव्स है, मतलब तुम लोग अगर पानी के अंदर एक पत्थर फेंक के मारोगे तो ऐसी वेव्स आती है, देखी रहेंगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ऐसा, एंड फिर बाद में यहाँ पे भी दोनों होल्स में से जब लाइट बाहर निकल रही है तो किस नेचर से निकल रही है, वेव नेचर से, ठीक है। कुछ जगहों पे वो वेव्स इंटरेक्ट कर रही है, देखो भाई, इधर इंटरेक्ट हो रही है, मतलब इधर वो ओवरलैप हो रही है, इधर वो ओवरलैप हो रही है, दिख रही है। जिधर पे ऐसे ओवरलैपिंग होती है उधर पे अपने को लाइट मिलती है, मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव, समझ पा रहे हो? ये देखो ना, ये सेंटर में से फिर इधर पे अपने को लाइट मिलती है, समझा? वैसे ही यहाँ पे भी देखो, इधर पे भी थोड़ा सा इंटरेक्शन दिख रहा है, ये दो पॉइंट्स, समझ पा रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, उतना समझा, ठीक है। एंड उसी बदले कुछ पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे ऐसे रीजन में वो इंटरेक्ट नहीं हो रही है, तो उधर पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहाँ पे लाइट गेटिंग इट, पक्का, ठीक है, ओके। तो ये भी मतलब तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, वो इंटेंसिटी कम होते जाती है, वो तुम लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा क्यों इंटेंसिटी कम होती है। ये तुम लोग घर पे जाके ट्राई कर सकते हो। एक ऐसे बड़ी बकेट लो, टब लो, ठीक है, एंड उनके अंदर ऐसे ये से डिप करके अपने उंगलियां डिप करके ऐसे ऐसे करते रहो, समझ में आ रहा है? वेव्स जनरेट करते रहो, ठीक है। तो जो दो वेव्स जनरेट होंगी ना, उनके पैटर्न्स देखना, तुम लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा कि ऐसे, मतलब मैं अभी वीडियो दिखा के बात खत्म करूंगा, बट स्टिल ऐसे है ना, बीच में ऐसे लाइंस जो रहती है उनके अंदर वेव्स ज़्यादा दिखती है एंड बीच में वेव्स गायब हो जाती है। आज घर पे जाके ट्राई करना, बाद में चाहिए तो, ठीक है। तो अभी के लिए एक वीडियो देख के खत्म करते हैं। देखो भाई, हाँ देखो, ये डबल स्लिट है। पहली बात वो दिखा था, अरे रे गलत टाइम पे पॉज हो गया, मेरे ऐसे इंटेंशंस नहीं थे, रुको ध्यान दो। अबे हाँ, ये देखो, थाम ना, हाँ हाँ। तो पहली बात, मतलब जो स्लिट्स है वो कितनी छोटी है वो समझ में आ रहा है, ऐसे छोटे में से लाइट पास होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट लगेगा तुम लोगों को, रीजन बीइंग कि वो डायरेक्ट सनलाइट यूज करने वाला है। सनलाइट में एक ही लाइट रहती है क्या, पूरा विबग्योर रहता है। यूंग केस में उन्होंने लेजर लाइट यूज की है, जो कि एक ही वेवलेंथ रहती है, समझ में आ रहा है? तो वो ऐसे विबग्योर में स्प्लिट नहीं होता। तो इसमें अब जरा फॉरवर्ड करते हैं, हाँ। अब वो लोगों को ऐसे अंदर देखने के लिए, झांकने के लिए बोल रहा है, फोकस, हाँ ये देखो अपना पैटर्न, ठीक है, अभी इतना ही फोकस वगैरह लगता है, ठीक है। अब ये इतना ऐसे डिफ्यूज्ड क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ना वो एक से ज्यादा लाइट से, समझ में आ रहा है? अगर एक सिंगल कलर रहता है ना तो एकदम शार्प लाइंस दिखती है, ठीक है, बट अभी यहाँ पे वैसा अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं पा रहा है। तो सेंटर में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, बाद में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बीच में कुछ भी नहीं, बाद में वापस दो स्पॉट्स एकदम ब्राइट, वापस डार्क स्पॉट्स, फिर वापस लाइट स्पॉट, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये ऐसा होने के लिए लाइट का इंटरफेरेंस वो देख लेते हैं। ये तुम लोग घर पे भी खेल सकते हो, तुम लोग उंगलियों से कर सकते हो, ये ऐसे बॉल्स की जरूरत नहीं है। देखो बे, दो वेव्स जब इंटरेक्ट हो रही है, दिख रही है, ऐसे बनना चाहिए घर पे, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या बन रहा है बोला वो, बस ना, हाँ। अब देखो इधर पे ये लाइन, लाइट दिख रही है क्या, लाइट नहीं मतलब क्या बोलते हैं, वेव दिख रही है क्या, ये लाइन बे नहीं दिख रहे ना, ऐसे बीच में देखो ना, 1 2 3 4 ऐसे लाइंस हैं जहाँ पे वेव्स नहीं दिख रही है, समझ में आ रहा है? वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी बदले यहाँ पे बीच में वेव बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो लाइट भी अगर वेव पैटर्न में ऐसे निकली और ऐसे इंटरफेयर की, तो ही जाके वो ऐसे बीच में बहुत ब्राइट स्पॉट, बाद में दो डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा है? पक्का, ठीक है, ओके। घर पे जाके ट्राई करना। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत
तो इससे अपने को पता चला कि लाइट पोजेस विच नेचर, नहीं ये ड्यूअल किधर, अभी तक वेव पे पहुंचे, समझ में आ रहा है। युंग ने वेव नेचर के लिए ये प्रूफ दिया, ठीक है। पार्टिकल नेचर अभी देखना बाकी है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए ये लिख दो। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखना है वो लिखो। तो देखो भाई, वेव हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है, ठीक है। एंड उसका नेचर कैसा रहता है, मैथमेटिकल फंक्शन क्या रहता है वेव्स का, साइनोसाइडल सुना होगा, साइन, हाँ मतलब ना, इसका मैथमेटिकल फंक्शन साइन रहता है, पता है ना बे, ठीक है। 0 90 डिग्री पे मैक्सिमम 1, एंड फिर बाद में वापस वो 180 पे 0, फिर बाद में 270 पे -1 0, पता है ना ये, मतलब मैथ्स में पढ़ा है ना ये, ओके। नहीं पढ़ा होगा तो बाद में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। अब तो दो वेव्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, बराबर। वेवलेंथ का सिंबल क्या रहता है, लैम्बडा, वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दो के बीच का डिस्टेंस जो रहता है वो लैम्बडा रहता है, ठीक है। या फिर दो हाईएस्ट पीक्स, इसको क्या बोलते हैं हाईएस्ट पीक को, क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या फिर दो लोएस्ट पीक्स, उनका क्या बोलते हैं, ट्रफ। दो ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, समझा, ठीक है। ये देखो भाई, एक सिंगल वेव दिख रही है क्या, ठीक है, ओके। अब ये जो हाइट रहती है वेव की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एक एक करके लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले वेवलेंथ। हाँ हाँ, ये ड्रॉ कर दो, फिर बाद में वेवलेंथ हेडिंग। चलो डिफाइन करूं, लिख देता हूं मैं तब तक। चलो, वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crests or troughs is called as wavelength, ठीक है। अब ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या रहता है, मीटर, वेरी नाइस। तो इसका यूनिट रहता है मीटर, बट कॉमनली हम लोग, मतलब लाइट की वेव बहुत कम रहती है, मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत कम रहती है, तो मीटर के बदले हम लोग यूज करना प्रेफर करते हैं नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, -9 मीटर, ठीक है। और एल्स वी कैन ऑल्सो यूज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम ये एक स्पेसिफिक लेंथ का ही यूनिट है, एंड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम और किधर भी यूज नहीं होता, सिर्फ ये लेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, वो सब हो गया है ना यूनिट्स एंड डायमेंशन में, ओके। आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले वेव नंबर। वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर की डेफिनेशन होती है, हाँ अरे इसका सिंबल, वेव नंबर का सिंबल रहता है लैम्बडा बार, क्या रहता है, लैम्बडा बार, ठीक है। और एल्स समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज न्यू बार। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, न्यू,
न्यू, ठीक है, NEU, न्यू। क्या उल्टा लैम्बडा तो नहीं है वो, मतलब ऐसे थोड़ा डिफरेंस है ऐसे। क्या? हाँ, लैम्बडा और लाइन, लैम्बडा बार, और ये न्यू, न्यू मतलब ऐसे पंछी बनाओ एक। हाँ, बट दोनों सिंबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, तो ये तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए क्या? मैं डिक्टेट कर दूंगा, मतलब लिख दो ना, वो सिर्फ थोड़ा स्पेस छोड़ के चाहिए तो वो हेडिंग लिख दो, मैं डिक्टेट करता हूँ। द नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves, the number of waves present in a unit length, the number of waves present in a unit length is called as wave number, is called as wave number, ठीक है, is called as wave number। यूनिट लेंथ मतलब कितनी बे? यूनिट मतलब 1, लेंथ का यूनिट तो 1 मीटर की लेंथ, समझा? 1 मीटर में जितनी वेव्स फिट हो सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेव नंबर। डेफिनेशन समझ में आ रही है? लेट अस से मेरे पास कोई एक वेव है, ध्यान देंगे, लेट अस से मेरे पास कोई एक वेव है जिसकी वेव लेंथ है 0.1, कितनी है? 0.1 मीटर, समझ पा रहे हो? तो ऐसे 0.1 मीटर की कितनी वेव्स 1 मीटर में फिट हो पाएंगी? इतना सबको समझ में आता है? तो 0.1 मीटर के वेव के लिए लैम्बडा बार हो जाएगा 10। ये ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं ना, इसमें 10 फिट हो जाएंगी। ओके, अब वैसे ही अगर मेरे पास, हाँ मतलब 0.1 से अगर 10 करना है तो मैं कैसे ला सकता हूँ? मतलब 0.1 से मुझे आंसर 10 आ रहा है ना, तो फॉर्मूला क्या, मतलब फॉर्मूला या फिर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। 1 मीटर अपॉन वेवलेंथ बराबर, मतलब 1 अपॉन 0.1 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? 10, ठीक है। अगर मेरे पास 1 मीटर की लेंथ है एंड इसके ऊपर ट्रैवल कर रही है कोई वेव जिसकी वेव लेंथ है 0.2 मीटर्स, समझे? अब 0.2 मीटर की कितनी वेव्स फिट हो पाएंगी? 5 बराबर, तो 1 मीटर को 0.2 से क्या करूंगा तो 5 आंसर आता है, डिवाइड करूंगा तो, समझ पा रहे हो? तो इसके ऊपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा, समझे? लैम्बडा का यूनिट क्या रहता है? मीटर, तो लैम्बडा बार का यूनिट क्या आएगा? हाँ, पर मीटर, समझ में आ रहा है? पर मीटर दीज मेनी वेव्स आर प्रेजेंट, फॉलोड, लिख दो। अगेन ये तुम्हारे ऊपर, मतलब ये तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला लिखना होगा तो फॉर्मूला लिख सकते हो, और अगर मतलब बाद में भूल जाओगे ऐसा लग रहा होगा तो ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। थोड़ी स्पेस छोड़ देना। थर्ड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल रहता है न्यू, जस्ट न्यू, ठीक है। हाँ हाँ, वो न्यू बार था, ये ऊपर वाला मतलब लाइन मार दी, एक डैश मार दिया तो न्यू बार, दिस इज जस्ट न्यू, समझा? ठीक है, ओके। अब देखो भाई, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिख दो। नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per second, number of waves passing through a point per second is called as frequency, ठीक है।
तो एक सिंगल पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स ट्रैवल करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है। तो लेट अस से कि वो जो मैंने ब्लू डॉट मारा है यहाँ पे, ब्लू लाइन मारी है, ठीक है, वो हमारा वो सिंगल पॉइंट है, उस पॉइंट में से कितनी वेव्स जा रही है वो अपने को काउंट करना है, ठीक है। इस वेव की वेवलेंथ कितनी थी, 0.1 मीटर लिखा हुआ है, दिख रहा है। लेट अस से कि ये वेव जो है उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 मीटर। तो 1 मीटर जब भी ट्रैवल करेगी तो 1 मीटर में 0.1 की कितनी वेव्स फिट हो पाएंगी, 10 वेव्स फिट हो पाएंगी। तो इस पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी, 10 वेव्स। फॉलो किया सबने, पक्का। उसी बदले अगर इसकी वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, मतलब एक सेकंड में ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 2 मीटर में 0.1 मीटर की कितनी वेव्स फिट हो पाएंगी, 20। तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी फॉलोड, पक्का, ओके। अब अगर मैंने इस वेव की वेलोसिटी बोल दी कि इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगी। 10 मीटर के डिस्टेंस में 0.2 मीटर की कितनी वेव्स फिट हो पाएंगी, 50। ये सबको इतना कैलकुलेशन जमता है, पक्का, ओके। तो कोई मुझे फॉर्मूला बताना चाहेगा फ्रीक्वेंसी का भी। हाँ, क्या क्या वी, अच्छा तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला बता रहे हो, v बाय लैम्बडा। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है, देखो भाई, इस अगर 10 को मैं 0.2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 50 आंसर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। समझ में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए सिंबल कौन सा यूज होता है बे, सी। वेलोसिटी ऑफ लाइट, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, भूलना मत। तो सी बाय लैम्बडा। बट अगर दूसरी कोई वेव रहेगी नॉर्मल वाली तो उसमें वेलोसिटी को वी यूज करेंगे, समझा, ठीक है। लाइट के लिए ये फॉर्मूला बन गया। एंड और एक प्रॉपर्टी वेलोसिटी, वेलोसिटी मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, इस कॉल्ड एज वेलोसिटी, मतलब वो तो ठीक ही है। तो फोर्थ, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट c से दिखाता है, एंड c की सिर्फ वैल्यू लिख देते हैं। मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर, पता है ना ये। तो एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर भाग सकती है, ठीक है। देखो भाई, पहला हम लोगों ने पढ़ा लैम्बडा बार का फॉर्मूला। लैम्बडा बार का फॉर्मूला क्या आया, 1 बाय लैम्बडा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्बडा, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज c × 1 बाय लैम्बडा, बराबर है। एंड 1 बाय लैम्बडा इज नथिंग बट लैम्बडा बार। तो फ्रीक्वेंसी का तीसरा फॉर्मूला, मतलब दूसरा फॉर्मूला, और इस लिस्ट में तीसरा फॉर्मूला बन जाता है c लैम्बडा बार। ये 3 फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे, समझ आ रहे हैं क्या, देखो, ठीक है। अरे फ्रीक्वेंसी का यूनिट रह गया, हाँ वो देखो भाई। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, मीटर। मीटर मीटर कैंसल आउट हो गया तो पर सेकेंड बचा। तो इसका यूनिट पहला रहता है पर सेकेंड, कि पर सेकेंड दीज मेनी वेव्स आर ट्रैवलिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। समझ में आ रहा है। या फिर दूसरा इसी को यूनिट हम लोग यूज करते हैं हर्ट्ज, ठीक है। चलो डन। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे कुछ। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, चाहिए तो। क्वेश्चन इज फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ a wave, a light wave, a light wave having wavelength
300 नैनोमीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, जब वेवलेंथ दिया हुआ है c बाय लैम्बडा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बराबर है अपॉन नीचे का लिखेंगे। अब डायरेक्ट 300 लिखूंगा तो यूनिट मैच नहीं कर पा रहे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, नैनोमीटर और ऊपर मीटर है तो सही नहीं है, तो नीचे हम लोगों को यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻⁹ बराबर 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, समझे। ठीक है, बस हो गया। फिर देखो भाई, मुझे बताओ 300 मतलब 3 × 10⁻² है, इंटू 10⁻⁹, तो ये क्या बनता है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 × 10⁻⁷। इसमें कोई दिक्कत ना, वो 100 था, 100 इज मतलब 3 × 100 10⁻², 10⁻⁷, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा +7 बनेगा। आंसर क्या आ रहा है, 10⁻² यूनिट हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में से एक आंसर मतलब यूनिट, इसमें कोई दिक्कत, पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव लेंथ ऑफ $90 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव। ए रेडियो वेव की स्पीड भी मतलब लाइट की स्पीड जितनी ही रहती है। ठीक है, रेडियो वेव्स मतलब जिस पर अपना रेडियो चलता है। अच्छा ओके, देखो भाई, तुम लोगों को माइनस वाला सब कुछ पता है। ओके देखो, किलो जो रहता है किलो किलो के लिए रहता है 10⁻3, बाद में आता है मेगा 10⁻6, बाद में आता है गीगा 10⁻9, बाद में आता है टेरा 10⁻12, उसके बाद भी कुछ तो आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अपने केमिस्ट्री में यूज नहीं होता, फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो कन्वर्ट करके फिर बाद में देखना। रुको मैं देखता हूँ कितना आ रहा है, 10, हाँ 3.33 ना, तुम्हारे पावर में कुछ तो गड़बड़ हुई लगा। 10/3 बोला मैं, 10⁻³ सुन रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आया। ओके 10/3, हाँ देन इट इज करेक्ट। ओके वो अच्छा वो डिवाइड था, मुझे वो माइनस लगा 10⁻⁻3। ओके अब तो करेक्ट है। देखो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देकर रखी है, मेगाहर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, समझा। फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय फ्रीक्वेंसी। c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 90 × 10⁶। ये समझा सबको, ठीक है। तो करेक्ट कर रहा हूँ ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। ओके अब 10⁶ ऊपर जाएगा -6 बनेगा, बस सॉरी हाँ मतलब बराबर, तो 10⁻² हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 300, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ चलेगा क्या, 300 ऊपर, नीचे क्या आएगा 90, ये कट, ठीक है, 3 ज़ा 10 ज़ा, आंसर क्या आ रहा है 10/3, तो 3.33 यूनिट क्या रहता है वेवलेंथ का, मीटर। ये सबको समझा। फ्रीक्वेंसी 10⁶ मेगा मतलब सॉरी 90 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगी, मेगा हर्ट्ज दिया था, इसमें कोई दिक्कत। ओके तो 3.33 मीटर। देखो भाई तुम लोगों ने रेडियो चैनल्स के नाम सुने ऐसे 92.3, 94 पॉइंट समथिंग, नहीं मतलब मैंने भी सुना, रेडियो नहीं सुनता भाई, बट ऐसे वो रहता ना FM वाला, ठीक है। अब इस रूम में अगर मैं कोई रेडियो लाऊं और उसको ओपन मतलब ऑन करूं, तो गाने सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, सुन पाएंगे। मतलब इस रूम में अभी भी रेडियो वेव्स है। एक रेडियो वेव की लेंथ कितनी रहती है ना, मतलब जनरली 92, 93 ऐसे ही कुछ रहता है ना वो चैनल्स के नाम, समझ में आ रहा है FM, हाँ। तो अभी भी इस रूम में रेडियो वेव्स प्रेजेंट है, उनकी लेंथ कितनी है 3.33, तो हम लोग उनको देख पाते हैं क्या, सिर्फ नहीं देख पाते, समझ में आ रहा है। हम लोग कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वालों को देख पाते हैं,
हर एक वेवलेंथ को हम लोग देख नहीं पाते हैं, गेटिंग इट, ठीक है, बट प्रेजेंट तो है, ठीक है। जैसे कि अपने वाईफाई के सिग्नल्स, वाईफाई के पीछे भी देखना बे, वो भी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में दिखा हुआ रहता है कोई तो एक यूनिट, समझ में आ रहा है। तो वाईफाई भी इनके ऊपर ही चलता है, रेडियो वेव्स के ऊपर ही चलता है, ठीक है, बट उनकी भी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ओके। या फिर तुम लोगों ने कभी न्यूज़ में देखा है ऐसे 5G जब आता है या फिर 4G जब आया था, तो हर कंपनी एक स्पेक्ट्रम खरीदती है, ऐसा कुछ कि रिलायंस ने इतना स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाई किया 5G का, एयरटेल ने इतना लिया था, वोडाफोन आइडिया ने इतना लिया था, नहीं पता तुम लोगों को ऐसा कुछ, ओके। तो इवन अपने जो मोबाइल फ़ोन्स का मतलब नेटवर्क रहता है, ठीक है, वो भी एक स्पेक्ट्रम में काम करता है, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम रहता है, समझ में आ रहा है। उतना स्पेक्ट्रम कंपनीज खरीदती है किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो जितना बड़ा स्पेक्ट्रम रहेगा उतनी ज़्यादा रेंज भी मिलती है, वैसा रहता है और कुछ नहीं, मतलब कि किधर ना किधर से तो उतना तो मिल ही जाएगा वैसा, ठीक है। तो उधर से अभी हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फाइनली एग्जैक्टली लाइट क्या रहती है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो डिफाइन करूं, ठीक है, ओके। waves in which both electrical waves in which both electric and magnetic field both electric and magnetic fields travels perpendicular to each other travels perpendicular to each other are called as electromagnetic waves ठीक है। तो देखो भाई, ये लाइट है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो लाइट में दो पार्ट रहते हैं, दो कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा रहता है मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है। ये दोनों फील्ड्स ऐसे जैसे वेव्स ट्रैवल करती है साइनोसाइडल, वैसे ट्रैवल करती है, समझ में आ रहा है। लेट अस से कि इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है, मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, समझ में आ रहा है, ऐसे ऊपर नीचे। तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इसका परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, ऐसा सांप जैसा। मैं क्या बताने की कोशिश कर, समझ में आ रहा है। तो लाइट में एक साथ कितनी वेव्स ट्रैवल करती है, मतलब कितनी फील्ड्स ट्रैवल करती है, दो फील्ड्स, एक रहती है इलेक्ट्रिकल एंड दूसरी रहती है मैग्नेटिक, गेटिंग इट, ठीक है। तो लाइट वेव एक्चुअल में ऐसे दिखती है, ठीक है। ये अपने तीन एक्सिस एक्स वाई जी, ठीक है, लिख के देने की जरूरत नहीं ना कौन सा एक्स है कौन सा वाई है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, चलो गुड इनफ। तो इसके परपेंडिकुलर में कौन सी फील्ड रहेगी, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आएगी, फिर ऐसे अंदर जाएगी, फिर वापस ऐसे बाहर आएगी एंड फिर वापस ऐसे अंदर जाएगी। बड़ा घटिया बना, वापस एक बार बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, ठीक है। चलो अब तो देखो भाई, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे सीधे ट्रैवल कर रही है, समझ पा रहे हो, ये डायग्राम समझ में आ रही है। एंड इसके परपेंडिकुलर में ऐसे सांप जैसे कौन ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऐसे दो वेव्स जब एक साथ ट्रैवल करते हैं, दो फील्ड्स जब एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ में आ रहा है, जो कि अपनी लाइट है, मतलब ये जो आ रही है वो भी इसके साथ दो दो फील्ड्स लेके आ रही है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है, लिख दो, ठीक है। वाटर रिजॉर्ट में एक वेव पूल है, ठीक है। अब वेव पूल में दो टाइप की वेव्स आ रही है, एक पूल में ये तुम, ठीक है, एंड उस वेव पूल में ऐसी बड़ी वेव आ रही है, समझ में आ रहा है। पहली बात, ऐसे जब वेव आती है तो क्या होता है, हाँ बराबर, क्या होता है, इंसान ऐसे ऊपर जाता है एंड जब वेव नीचे आती है, मतलब निकल जाती है, तो इंसान वापस, इंसान हिलता है क्या,
अपनी जगह से, ये सबको पता है मतलब कि नहीं पता है? मतलब जब वेव आती है तो तुम लोग आगे पीछे होते हो क्या? नहीं होते हैं। अगर मतलब किसी को लग रहा होगा, तुम लोग सिर्फ ऊपर नीचे होते हो। समझ में आ रहा है? इसे ऑसिलेट करना बोलते हैं। मतलब जब कभी कोई वेव आती है तो अपने को वो ऑसिलेट करके जाती है, वो हम लोगों को आगे भी नहीं लेके जा सकती, पीछे भी नहीं लेके आ सकती। समझ में आ रहा है? चाहिए होगा तो मतलब वही घर पे ट्राई करना, एक बकेट में कोई भी एक चीज़ रखना एंड वेव्स जनरेट करना, तो समझिएगा वो सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे होती है चीज़, ठीक है? वो आगे पीछे नहीं हो पाती, ठीक है? अब दूसरी एक वेव आ रही है, ये तुम लोग, और ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। विच वेव हैज हायर एनर्जी, फर्स्ट या सेकंड? हैंड रेस करेंगे, चलो ऐसे टाइम पास करें थोड़ा। फर्स्ट वाले हैंड रेस करो, सेकंड वाले हैंड रेस करो। ओके ठीक है, चलो वो मशीन के बारे में सोच ले जो वेव जनरेट कर रही है, ठीक है? वेव पूल में ना एक ऐसे कोने में एक मशीन लगी हुई रहती है, पैडल काइंड ऑफ रहता है, जो ऐसे पानी को ऐसे धक्का मार के वापस पीछे लाता, मतलब ऐसे ऐसे करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे धक्का मारेगा, पानी ऐसे ऊपर जाएगा वापस। समझा मैकेनिज्म कैसे वर्क हो रहा है? किस वेव को बनाने में मशीन को ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी? तो देखो भाई, ऊपर वाले में वो ऐसे आराम से ऐसे धक्का मारेगा एंड आराम से पीछे आएगा, बड़ी वेव बनेगी। समझ में आ रहा है? नीचे वाले में ऐसे, समझ में आ रहा है? मशीन ज्यादा काम कहाँ पे करेगी ना, मतलब वो बार बार उसको आगे पीछे ऑसिलेट करते रहना पड़ेगा, जब जाके ऐसे बहुत बार होगा। समझ में आ रहा है? या फिर तुम लोग देखो भाई, फर्स्ट वाले में आराम से ऊपर गए, बाद में आराम से नीचे आए, डूबने के चांसेस भी कम। जिस बेचारे को डूबने नहीं आता रहेगा और बार बार वेव, समझ में आ रहा है? वो तो मर ही जाएगा ना, मतलब समझ में आ रहा है? पक्का? तो किस वेव में ज्यादा एनर्जी, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में? समझ में आ रहा है? पक्का? तो एनर्जी ये वेव के हाइट के ऊपर, मतलब एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है क्या? नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि कितने फ्रीक्वेंटली वो वेव आ रही है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, एंड या फिर जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी। दिख रहा है? वेवलेंथ जितनी कम उतनी ज्यादा एनर्जी। पक्का? तो कौन से वेव्स में ज्यादा एनर्जी रहती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम? फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ उसकी एनर्जी, मैंने क्या बोला समझा? पक्का? ओके, ये बाद में अपने को यूज करना है, अभी के लिए स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो हाँ, नहीं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। वो एम्पलीट्यूड क्या रहता है वो भी बताऊंगा, बट बाद में, अभी नहीं। एनर्जी सेम रहती है, हाँ, इंटेंसिटी डिफर करती है, वो क्या रहता है वो बाद में देखते हैं, ठीक है? ओके, अब देखो भाई, हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है? नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दुनिया के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एनर्जी रहती है कॉस्मिक रेज में। कॉस्मिक रेज अपने सिलेबस में नहीं है, तो कॉस्मिक रेज, ठीक है? कॉस्मिक रेज के बाद आता है गामा रेज, जिससे हल्क पलक बनता है, कोई नहीं बनता, मतलब ऐसे भी इंसान मर जाता है, ठीक है? गामा रेज बहुत हार्मफुल रहती है, वो मूवीज में दिखाते हैं, बट स्टिल। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रहती है? ये एनर्जी के अकॉर्डिंगली हम लोग अरेंज कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें रहती है? गामा रेज, ठीक है? गामा रेज के बाद एक्स रेज, वेरी नाइस, ठीक है? जो अपने बॉडी के भी आर पार जा पाता है। समझ में आ रहा है? ये एक्स रेज में इतनी एनर्जी है कि वो अपने बॉडी को पेनिट्रेट करके आर पार जाते हैं। ऐसा होता है क्या लाइट के साथ कि इधर से जा रही है इधर से दिख रही है, ऐसे मतलब? तो एनर्जी कम होती है, समझ में? एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वो पेनिट्रेट कर पाता है, एनर्जी कम रहेगी तो पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है? गामा रेज हड्डियों को भी नहीं छोड़ती, मतलब हड्डियां भी मतलब ऐसे ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, एक्स रेज के बाद आती है अल्ट्रावायलेट, वेरी नाइस, तो यूवी रेज। उसके बाद आता है छोटू सा स्पेक्ट्रम रहता है, हम लोग पूरे रेंज में बहुत छोटा पार्ट देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? ये रहता है अपना विजिबल स्पेक्ट्रम, समझे? विजिबल में कौन कौन आते हैं बे?
विबग्योर पूरा आता है, बराबर। ये बहुत छोटा रहता है, मतलब बहुत ही छोटा, जो कि 400 नैनोमीटर से 760 जनरली बुक्स में अपने हैं, बट 800 तक भी मतलब बोलते हैं, मतलब 360 to 800 भी एक स्केल है, 400 से 760 भी है, वो डिपेंड करते हैं, चलता है, ठीक है। इतना ही हम लोग देख पाते हैं, समझ में आ रहा है। रेड के बाद मतलब देखो वायलेट के पहले अल्ट्रा वायलेट, रेड के बाद इंफ्रारेड, वेरी नाइस, ठीक है। तो इसके बाद आता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड के बाद जिसमें अपना खाना पकता है, ये देखो बे, माइक्रोवेव्स क्या करते हैं, मतलब माइक्रोवेव्स क्या करते हैं, उनमें इतनी खाना पकाते बराबर है, तो इनमें इतनी कम एनर्जी रहती है कि ये सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल, समझा, ठीक है। वाइब्रेशंस भी दूर की बात, सॉरी वाइब्रेट भी नहीं कराते, गलत बोला, रोटेट कराते हैं। वाइब्रेट में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ऐसे वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन समझ में आ रहा है। एंड रोटेशन मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल को घुमाना, बॉन्ड को ऐसे दूर लेके जाके ऐसे नजदीक लाना, बहुत एनर्जी लगती है क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। मॉलिक्यूल को पूरे घुमाना इज क्वाइट इजी, कम एनर्जी लगती है। तो वाइब्रेट कराने के लिए माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी किसमें रहती है, एनर्जी इधर जा रहा है, इधर पे कम होते जा रहा है। रेडियो तो अभी तक लिखा भी नहीं, इंफ्रारेड, समझ में आ रहा है। इंफ्रारेड अगर छोड़ेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये भी अपने को आगे दूसरे एक चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। एंड उसी बदले माइक्रोवेव्स क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को रोटेट करती है। अब देखो भाई, ऐसे वाटर के सारे मॉलिक्यूल एक साथ गोल गोल घूमने लग गए, समझ में आ रहा है। दो मॉलिक्यूल गोल घूमेंगे, दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा, दो, हाँ फ्रिक्शन जनरेट होगा, समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या जनरेट होगी, खाना पक गया। हाँ बस इतना ही है, समझ में आ रहा है। तो अरे हाँ सच्ची, कांच, कांच का बर्तन सिर्फ रखो एंड देखो गरम करके, गरम होता है क्या, सिर्फ बर्तन, सिर्फ तेरे घर का माइक्रोवेव खराब हो गया है ठीक करवा, ओके। तो सिर्फ अगर कांच की प्लेट रखोगे ना और फिर बाद में उसको घुमा के वापस निकालोगे तो वो ठंडी की ठंडी रहती है, क्योंकि हाँ ना, हाँ बराबर, यस थैंक यू, हाँ ठीक है, हाँ। तो सिर्फ कांच की प्लेट गर्म नहीं होती, समझ में आ रहा है। क्यों नहीं होती, बिकॉज कांच में पानी नहीं है, खाने में पानी, समझ में आ रहा है। तो खाने में पानी जो है वो गर्म होता है, उसके थ्रू फिर बाद में खाना गर्म होता है, समझ में आ रहा है। अपना हाथ भी अगर डाल देंगे तो खतरनाक है, अपनी बॉडी भी 70% वाटर है ना बे, मजा आ जाएगा ऐसे एकदम, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करने का नहीं, ठीक है। तुम लोग बोलोगे कि सिर्फ खाना पकता है, हम लोग नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वैसा माइक्रोवेव का प्रिंसिपल समझा। तो ये देखो बे, ये बहुत एनर्जी स्पेसिफिक है। माइक्रोवेव सिर्फ मॉलिक्यूल्स को घुमाएंगे, वो भी पानी के, मतलब वो हम लोग वैसी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को घुमा पाते हैं, कांच के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वैसा वाला, ठीक है, ओके। एंड माइक्रोवेव से भी कम एनर्जी जो किसी को ज्यादा हार्म नहीं कर पाती, वो रहती है रेडियो वेव्स में। सिर्फ रेडियो नहीं चलता, टीवी, सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट सिग्नल, हाँ तो ठीक है, टीवी नहीं, मतलब टीवी का वो जो डिश रहता है वो, या फिर तुम्हारे वाईफाई के सिग्नल्स, तुम्हारे मोबाइल में रेंज जो आती है, वो सब, समझ में आ रहा है। तो मैंने जो बोला कि कंपनीज वो स्पेक्ट्रम खरीदती है, मतलब क्या, तो 5G का समझ लो कि इतना स्पेक्ट्रम है, तो इसमें से एक छोटा सा पार्ट रिलायंस ने लिया, छोटा सा पार्ट वोडाफोन आइडिया ने लिया, वो अभी बंद हो गई बट स्टिल, छोटा सा पार्ट एयरटेल ने लिया। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स खरीदे जाते हैं हर कंट्री में, हाँ मतलब, क्योंकि यूएस का सिग्नल इधर तो ट्रैवल करके आने वाला है नहीं, तो अब हम लोग इधर वो सिग्नल यूज़ कर पाते हैं, समझ में आ रहा है, वैसा वाला। तो ऐसे छोटे छोटे स्पेक्ट्रम कंपनीज खरीदते हैं एंड फिर बाद में वो यूज़ करते हैं। तो जिसने जितना बड़ा स्पेक्ट्रम खरीदा होगा उसकी रेंज उतनी ज़्यादा मिलती है, वो टावर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल समझा, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेस, गामा के बाद एक्स रेस, तुम लोग कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछो, एक्स रेस के बाद यूवी के बाद विजिबल के बाद इंफ्रा के बाद माइक्रो के बाद। आप मुझे बताओ तो एनर्जी इधर पे सबसे ज्यादा, एनर्जी यहाँ पे हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, हाईएस्ट रहेगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी, बट वेवलेंथ क्या रहेगी, लोवेस्ट रहेगी। वो तुम लोगों को डायग्राम बनानी है क्या वेव्स की, चाहे तो बना के रखना बे कि
ऐसे एक बड़ी वेव रहती है, इसमें एनर्जी कम, ऐसे छोटी वेव्स रहती है, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा। छोटी वेव्स में एनर्जी ज़्यादा बट वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, वैसा चाहिए तो बना के रखना, भूल जाओगे नहीं तो। अब यहाँ पे रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे लोवेस्ट, तो फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट बट वेवलेंथ, एंड देखो ना भाई इसकी वेवलेंथ अभी हम लोगों ने निकाली, इसकी वेवलेंथ 3 मीटर तक जाती है रेडियो वेव्स। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, 3.33 मीटर वो रेडियो वेव का था, समझे, 90 मेगाहर्ट्ज। तो वो 3 मीटर तक, मतलब ये रूम लिटरली ऐसे खत्म हो जाएगा, ये रूम भी 5 मीटर का ही रहेगा ना ऑलमोस्ट, एक रेडियो वेव में रूम खत्म। बट उसी बदले लाइट वेव की अगर मैं बात करूं तो वो नैनोमीटर में जाती है ना। नैनोमीटर मतलब अपने बाल से भी बहुत 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 छोटा हो गया। अंतर समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, बना दो। ब्रेक लेना है तुम लोगों को? ओके, 42 32 हुआ है, 33 हो गया, 43। ठीक है, चलो किसी को डाउट रहेगा, मैं यहाँ पे बाजू में ही बैठा हुआ ऑफिस में, डाउट पूछने आ सकते हो। हेडिंग लिखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थियरी। लिखो, ब्रेक खत्म हो गया, आपस में बातें बंद। अब प्लैंक्स क्वांटम थियरी, तो प्लैंक इन्होंने एनर्जी के, मतलब एनर्जी का रिलेशन ढूंढने की कोशिश की है, लाइट की एनर्जी का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि लाइट पजेस ड्यूअल नेचर, एक रहता है वेव जो हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, पार्टिकल अभी तक देखना बाकी है। ठीक है, बट वेव्स की एनर्जी अभी हम लोगों ने कंपेयर की थी, तो वेव्स की एनर्जी किसके साथ हम लोगों ने कंपेयर की थी? फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने हम लोगों को बताया कि एनर्जी ऑफ अ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है? फिर बाद में प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? तो उन्होंने कांस्टेंट ढूंढकर निकाला, h। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ये समझा? ठीक है, अब ये h जो है, मतलब ये ढूंढना इतना डिफिकल्ट था उस जमाने में। ठीक है, कैसे किया वो बताता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, बेसिक आइडिया। उन्होंने कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, लेज़र, जिसमें एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही सिंगल कलर रहता है। ये देखो भाई, कलर्स कब चेंज होते हैं? जब वेवलेंथ चेंज होती है, समझ में आ रहा है? एक लेज़र ली लेटस से, ठीक है, एंड उसकी एनर्जी कैलकुलेट की कि भाई उस लेज़र लाइट में कितनी एनर्जी है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। ठीक है, अपने को वो देखना नहीं है बट रहते हैं। ठीक है, अब उस लेज़र लाइट की एनर्जी निकालने के बाद उन्होंने उस लेज़र लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन निकाला, समझ में आ रहा है? तो एनर्जी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो देयर इज सम कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? उन्होंने पहले इसको कैसे लिखा रहेगा, लेट अस से कि E इज इक्वल टू के न्यू। ठीक है, एक कोई लाइट ली, लेज़र लाइट, उसमें ये कांस्टेंट ढूंढा। कांस्टेंट कैसे ढूंढेंगे? के इज इक्वल टू ई बाय न्यू, समझा? के की कुछ वैल्यू आई, के की वैल्यू आई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻34। लेट अस से कि ये उन्होंने ग्रीन कलर की लेज़र यूज़ की थी, दूसरी लेज़र ली रेड कलर की, उसमें भी सेम रिलेशन यूज़ किया, एनर्जी इज इक्वल टू के इंटू न्यू। एनर्जी निकाली लाइट की, फ्रीक्वेंसी लाल लाइट की उनको पता है, तो वापस के की वैल्यू निकाली, एनर्जी जो आई वो अपॉन फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है? वापस के आया 6.626 इंटू 10⁻⁻34, समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते उन्होंने अलग अलग लाइट्स के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते गए। हमेशा कांस्टेंट सेम आ रहा था, क्या आ रहा था? 6.626 इंटू 10⁻⁻, मतलब दुनिया की कोई भी लाइट उठा लो, उसके एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उस कांस्टेंट को उन्होंने सिंबल दिया h, उसको नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, उनके खुद के नाम के ऊपर। ठीक है, h इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 6.626 इंटू 10⁻⁻,
अब इसका यूनिट ढूंढ लेते हैं, एनर्जी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड बनेगा ना, जूल सेकंड, कोई दिक्कत, समझाइए, लिख दो। अब ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच न्यू, समझ में आ रहा है। न्यू का हम लोगों को पहले से एक फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू, सी बाय लैम्बडा। ये अगर मैं यूज करूंगा तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, समझे। ऑल्सो वी नो दैट 1 बाय लैम्बडा इज नथिंग बट लैम्बडा बार। तो ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी लैम्बडा बार, खत्म। ये तीनों फॉर्मूला समझ पा रहे हो, ठीक है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दो। देखो वैसे क्वेश्चन आते हैं, ये 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेव नंबर ऑफ रेडिएशन, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन having wavelength 5800 angstrom is x into 10 per centimeter. X is dash, समझा। इसमें यूनिट्स उन्होंने थोड़े से चेंज कर लिए, अभी तक हम लोगों ने यूनिट्स ज़्यादा ऊपर नीचे किए नहीं थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई 2024 का है। इंडिविजुअल टाइप था, 4 मार्क्स, करेक्ट है तो 4 मार्क, रॉन्ग है तो -1, ठीक है। करो बे, आंसर बताने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो पहले। एंड हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना नहीं रहता जिसमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इजी है बट कैलकुलेशन शायद से बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप मार देने का चुपचाप से, ठीक है। अब वो तुम्हारा वही बोल रहा था, वो तुम्हारा कॉल रहेगा कि तुम लोगों को कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। बट जिधर तक मुझे इसके कैलकुलेशन लग रही है, ये स्किप मारने वाले कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। हाँ तो वही अभी तुम्हारा कॉल रहेगा कि इसको करना है कि नहीं करना है। कर भी सकते हो, जिनके मैथ मतलब जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो इजीली कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। 58 का टेबल कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हो गया, चलो ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गए क्वेश्चन देकर। हाँ उधर टाइप करने वाला आंसर डायरेक्ट, उधर जो आंसर है मतलब वो इंटीजर है, ये मतलब तुम्हें एक प्रॉपर नंबर देना है मुझे, ठीक है। यूनिट है,
इन दैट यूनिट। इंटीजर टाइप है, यस। एमसीक्यू नहीं है भाई, ये इसके ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन रहते तो मैं ऑप्शन दे देता तो ये बहुत इजी हो जाता, बट इंटीजर है तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके देने हैं। पक्का मुझे लग रहा तो नहीं है सर इसका वो सेंटीमीटर है ना, इसलिए सेंटीमीटर नहीं नहीं, जोर से ही बता दो, मैं ट्राई करता हूँ। वही ना, हाँ। राउंड ऑफ क्या है कुछ? 1.724.1 है तो वो गलत राउंड ऑफ कर रहे हो, समझा मुझे तुमने क्या किया है? मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। आंसर 2000 नहीं है, फिर एग्जैक्ट आंसर क्या है बताओ? 1.724.1 रुको, 1.724, उसके आगे 4 के आगे 1 है ना, तो 1, हाँ, तो 1724 ट्राई कर सकते हैं। 1724 करेक्ट आंसर है। ए तुमको भी 1724 आया था ना? हाँ, तुम्हारा राउंड ऑफ कैसे गलत गया वो बताता हूँ, समझा ना? हाँ ओके, चलो भाई बाकी लोग यहाँ पे देखो। हाँ, तो इसका आंसर 1724 है, करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है ओके। इतना भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। 58 का टेबल बनाना बहुत इजी है, मतलब 60 का टेबल तो सबको आता है ना भाई, 60 में से दो दो माइनस करते जाने के, और क्या, ठीक है। देखो भाई, तो पहली बात तो लैम्बडा बार पूछा है, ठीक है, वेव नंबर पूछा है क्वेश्चन में, वेव नंबर पूछा है वो सबको समझा। 1/λ यूज करना है बस लैम्बडा जो है वो एंगस्ट्रॉम में है 1800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो गया 58 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, समझा। बट ये यूज करके अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर पर मीटर में आएगा। उन्होंने किस में पूछा है? पर सेंटीमीटर में पूछा है, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 100 मतलब 10⁻², तो ये बन गया 58 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो ज्यादा कुछ नहीं करना था तुम्हें, 1/58 इंटू 10⁻6, जो कि होता है 10 लाख। 10⁻⁻6 सॉरी, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा प्लस बनेगा, तो 10⁻6 मतलब एक के ऊपर 6 जीरोस, समझ में आ रहा है? बट अपने को एक जीरो बाहर चाहिए, नहीं समझा ना? आंसर इंटू 10 के टर्म्स में है, x इंटू 10, समझा? तो तुम लोगों को सिर्फ 1 लाख को 58 से डिवाइड करना था, क्या ही डिफिकल्ट है। आओ भाई यहाँ पे करते हैं। 58 ज्यादा शून्य नहीं हुआ ना, 1 लाख, समझ में आ रहा है? ओके, 58 1 जा 58 कितना आया? 42 बराबर है 42, शून्य ज्यादा नहीं बढ़ा दिया ना मैंने, 1 लाख ही है ना, बराबर है ना? 100, हाँ ओके, बाप रे, हाँ 42,000 बचे, समझा? अब 6 7 जा 42, समझा? मतलब हम लोग इसको अभी 7 से डिवाइड करेंगे, 60 का टेबल में यूज कर रहा हूं, तो 67 जा 120 420, बट 58 में 2 माइनस है, मतलब कम है, तो 14 माइनस करना पड़ेगा। मैंने क्या किया समझा क्या? 58 7 तक कैसे निकाला? तो यहाँ पे अभी तुम लोग 406 यूज करोगे, तो 406 इसमें से निकलेंगे तो कितना बचा? 14 बचा, तो 1400 बच गया। 6 2 जा 12, तो 2 जा, तो ये 120 है, बट 120 में से अभी कितने माइनस करेंगे? 4, तो 116 बचा, तो यहाँ पे आ रहा है 116, समझे? 140 में से 116 माइनस किया तो कितना आता बचता है? कितना? 24, ओके 24 बच गया, तो 240, 6 4 जा 240, मतलब 240 नहीं 24, तो 60, तो 240 4 से है ना, 8 कितना बचा? 230, तो यहाँ पे 232 कितना आया? 8 बचा, पॉइंट डाला तो 80 हो गया। 58 और 80 डिवाइड करना है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, 1। अब वो जो 0.1 आया, वो 0.1 राउंड ऑफ करके निकल जाएगा,
तो इसके आगे सॉल्व कर। देखो भाई इधर भी लास्ट का सिर्फ सीन था कि यहाँ पर लेट अस से कि क्यों होता है ऐसा मेरे साथ, आ गया रुको, हाँ नया पेज लेने के लिए याद दिलाना भाई, ये हैंग होने लग गया पेज। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था अभी कि तुम लोगों को इधर 8 के बदले लेट अस से कि 48 बच जाता, 48 बचता तो 480 रहता, 480 रहता तो भाई 6 8 था तो 8 आता, तो राउंड ऑफ करके 1725 यूज करना पड़ता। समझे मैंने क्या बोला? अब जैसे ही 1 आ गया तो अब इसके आगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 1724। इतना कुछ लंबा या फिर ऐसा बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं था, बट 58 का टेबल बनाने आना चाहिए, समझा? आंसर इज 1724। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक है, ओके चलो भाई अभी 1-2 क्वेश्चन तुम लोग करो, मैं दे रहा हूँ वो। क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन having 300 नैनोमीटर वेवलेंथ। कर लोगे ये? फोटोन मतलब क्या भाई? लाइट पार्टिकल। ठीक है, एनर्जी पूछिए, एनर्जी एंड वेवलेंथ देकर रखी है, तो एनर्जी एंड वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू hc/λ। ठीक है, तो hc/λ फॉर्मूला यूज करना है, करो। हो गया? किसी का अगर हो गया रहेगा तो इस क्वेश्चन को आगे बाद में कंटिन्यू करना। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिनका आंसर आ गया है अभी जूल्स में आएगा। तुम लोग एच की वैल्यू जूल सेकेंड यूज कर रहे हो ना, तो आंसर जो आ रहा है वो जूल्स में आ रहा है। जूल्स का आंसर अगर किसी का आ गया तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सब जन जूल्स तक पहुंच गए? पक्का? अब जूल्स तक अगर पहुंच गए रहोगे तो उसके आगे का मैं बताता हूं। देखो आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे अभी कोई। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन लैम्बडा 300 नैनोमीटर। पहले ये 300 को मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऊपर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, समझाइए? ये मत भूलना, हमेशा नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर बाद में इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, तो 3 1 था 3, 300 था 100 मतलब 10⁻², तो ये 10⁻⁻7 बना, 10⁻⁻7 ऊपर गया तो 10⁻+7 बना। समझे क्या? तो आंसर क्या बन रहा है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻7। गेटिंग इट? ठीक है, अब ये बन गया 10⁻15। 15 - 34 कितना आंसर बचता है? ओके, तो 10⁻⁻19 जूल्स। ये आ गया तुम्हारा पहला एक बेसिक आंसर, ये समझे? बट अभी इसमें आंसर पूछा है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। ठीक है, अब हम लोगों को पता है 1 eV
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, समझे? तो अभी ये यूनिट कन्वर्जन यूज करना है, तो 6.626 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो क्या करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कट 1.6 से डिवाइड करना है। 16 4 जा 64, समझा? कितने बचे? 22 बचे, तो 16 1 जा, समझे? बस हो गया, घंटा आ रहा है। ये समझे? राउंड ऑफ करना होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिख के आएंगे ना अभी 1 आने के बाद, तो मतलब क्यों ही आगे करना है। एंड एमसीक्यू रहेगा तो भाई मतलब नीचे के ऑप्शन देख के फटाक से टिक कर लेंगे, समझा? ठीक है, तो पूरे कैलकुलेशन हमेशा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये याद रखना। ऑप्शंस देखने के, आंसर टिक करने का, या फिर राउंड ऑफ करने तो वैसा करने का, ठीक है? ओके, अब बट इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इतने स्टेप्स हमेशा कौन ही करते बैठेगा ना। तो अभी हम लोग इसके लिए एक ट्रिक बना के रखने वाले हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स में भी काम आती है। ये ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर सेम टू सेम एज इट इज तुम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है? ये इधर जो ट्रिक्स यूज होने वाली है वही ट्रिक्स वहां पे भी रहने वाली है। ये सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, काम आते हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखेंगे ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे काम आने वाली ट्रिक है, ठीक है? ये ट्रिक कुछ नहीं है, इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पहले से पुट करके रखने वाले हैं, ठीक है? ध्यान देंगे। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लैम्बडा जो है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला लैम्बडा दिया रहता है, तो क्या रहता है hc/लैम्बडा, बट लैम्बडा इज गिवन इन नैनोमीटर, बराबर? तो व्हेन लैम्बडा इज गिवन इन नैनोमीटर, पहले h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻, इंटू c क्या है 3 इंटू 10⁸8। यहाँ बाय द वे 6.626 को एग्जाम में कभी बार 6.63 दिया रहता है, चलता है ना, मतलब राउंड ऑफ करके, ठीक है? तो तभी कंफ्यूज मत हो जाना। अपॉन लैम्बडा इज गिवन इन नैनोमीटर, so to convert nanometer into meter will multiply it by 10⁻⁹, समझा? ओके, 3 into this number, चलो भाई 3 6 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, वापस 8 जा 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 जा मतलब 18 जा तो 1 प्लस तो 19, समझा? इनटू 10⁻⁹ ऊपर गया तो क्या बना +9 तो 17 -34 -17, समझा? तो इंटू 10⁻⁻17, इसका यूनिट क्या बना जूल्स। कुछ तो रह गया, क्या रह गया है लैम्बडा इन नैनोमीटर, समझ में आ रहा है? इसको 19.87 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो 20। तो हमारी ट्रिक बन जाती है एनर्जी इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। जो वैल्यू दी रहेगी डायरेक्ट पुट करने का, यूनिट कन्वर्जन पहले से हो गया। बट ये ट्रिक इसके लिए ज़्यादा करके यूज़ नहीं होती, ये ट्रिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करोगे। अब जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड करने का, करेक्ट, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझा? ठीक है, तो देखो भाई 16 1 जा, ठीक है, कितने बचे 3 बचे, 3 38 हो गया, 16 2 जा, समझा? पॉइंट आया, ठीक है? 32 और ये 38 बचा था, 38 में से 32 गए, कितने बचे 6 बचे, 6 67 ना, 6 और कैरी फॉरवर्ड किया हुआ 67, तो 67 हो गया, तो 16 4 जा, समझा? कितने बचे 38 बचे, तो वापस 2 आता है एंड और आगे कंटिन्यू होते जाते हैं, ठीक है? उससे अपने को ये 2 से भी कुछ मतलब नहीं है, इधर तक ही लेना है, ठीक है? इंटू 10⁻⁻17 ऊपर गया, ये माइनस सी है, कितना हुआ 10⁻2 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर, ये किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइनल आंसर आएगा 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर। यूनिट किस में है ईवी में। अब मुझे बता, ये ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है क्या? अब तुम लोग डायरेक्ट इसका ज़रा 300 नैनोमीटर पुट करके आंसर निकाल के देखो बे। 1240 को अगर 300 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है, वही आता है 4.333,
4.1333 नहीं समझा होगा तो दिस अपॉन 300। हाँ ये रटना है बे, ये कट हो गया, 30 से डिवीजन आते ही होगा तो 30 वन जा नहीं 34 जा 120 पॉइंट आया, 4 बज गए 40 हो गया तो 13 वन जा, समझा, हो गया ना 4.1। समझे, ये ट्रिक रट के रखनी है बे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बट लैम्बडा के लिए तो और एक यूनिट है अपने पास, लैम्बडा के लिए दूसरा यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम, बराबर। तो इफ लैम्बडा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, समझा। अब पूरी डेरिवेशन नहीं करते बैठेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा देख लो, इंटू 10 होगा, वेरी नाइस। देखो भाई यहाँ पे 10⁻9 के बदले 10⁻10 होगा, तो सिर्फ वो ऊपर जाएगा तो 10⁻10 बनेगा, तो ये 18 बना। 18 - 34 कितना बना, -16। तो यहाँ पे एनर्जी का पहला ट्रिक जो ज़्यादा यूज नहीं होगी, 20 × 10⁻16 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ये आंसर किस में देगा, जूल्स में। ये इसको राउंड ऑफ करके कितना लिया मैंने, 20। बट ये ट्रिक ज़्यादा यूज होती है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रहेगा तो एनर्जी इज इक्वल टू, देखो भाई -17 था, ये ऊपर गया तो -2 बच रहा, सॉरी +2 बच रहा था। अब -16 है, ऊपर जाएगा 19 - 16 कितना बनेगा, 10⁻3, समझा। 12.4 × 10⁻3 कितना आंसर आएगा, 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ये किस में आया, ईवी में। ये ट्रिक समझ में आ रही है, ट्रिक मतलब क्या, हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू पहले से पुट करके रख दी है, ठीक है। एग्जाम में ये अलाउड है ट्रिक, मतलब ठीक है, ऑफिशियली इससे आंसर जो आते हैं वो करेक्ट माने जाते हैं, डोंट वरी। इधर तो कोई दिक्कत, पक्का, ओके। हो गया। अब देखो भाई, ये जो भी एनर्जी के हम लोगों ने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। एनर्जी के हम लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज देखे हैं, ये एक फोटोन के लिए बनाए हुए हैं, समझ में आ रहा है ना। एक फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू। बट अगर 2 फोटोन रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ 2 फोटोन इज इक्वल टू 2h न्यू। 3 रहेंगे तो 3h न्यू, 10 रहेंगे तो n फोटोन रहेंगे तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू n फोटॉन्स बिकम्स NH न्यू। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NHC बाय लैम्बडा, एंड लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N टाइम्स HC लैम्बडा बार, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ photons of 300 nanometer required to generate 2 into 10⁵ joules एनर्जी, ठीक है। इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए 300 नैनोमीटर के कितने फोटॉन्स लगेंगे। अभी सब क्वेश्चंस एंड ऑल स्टार्ट हो जाएंगे। एनर्जी पहले से देकर रखी है, n ढूंढना है, ठीक है।
ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एनर्जी दी है, एच पता है, सी पता है, लैम्बडा भी पता है, एन ढूंढना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये वाला करना, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स generated per second by a 60 watt bulb, ठीक है। तो इसमें हिंट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, पता है ना सबको। तो पावर का फॉर्मूला रहता है एनर्जी इनटू टाइम। पहले तुम लोगों को एनर्जी खुद से निकालनी है, एंड टाइम कितना दिया है, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज होगी वैसा, ये समझा। ओके, ऊपर का आ गया, हाँ ना रे, थैंक यू। ऑपरेटिंग एट 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वेवलेंथ। चलो ऊपर वाला हो गया सबका। समथिंग कह रहे थे, चमाट दूंगा ना मैं। तो वही तो, हाँ ऐसे कैसे, ऐसे समथिंग वहाँ पे थोड़ी ना, वो पावर चेंज करता है। जनरली 3 कॉमन रहता है, 21, 22 ऑप्शंस में भी पावर भी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं ऊपर वाला भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नीचे वाला तो तुम लोग ही करने वाले हो, ठीक है। हाँ, एनर्जी, ठीक, तुम बताओ, क्वेश्चन रीड करो ना। हाँ क्या करेक्ट नहीं है, वापस पावर में कुछ तो गड़बड़ लगता है। नहीं, पावर में गड़बड़ है, पावर कैसे गलत जा रही है, करेक्ट है। अब देखो बे, तो एनर्जी इज 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू n इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 300 इंटू 10⁻⁹ 3 1 जा 300 जा, ये 100 मतलब 10⁻2 -2 -7 ऊपर जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ रहा है n इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ अपॉन 6.626 इंटू 10⁻15 और ये हो गया 10⁻⁻19 समझे। 10⁻⁻19 ऊपर गया क्या बनेगा, तो 24 बनेगा। ओके, तो 2 इसको 20 इंटू 10⁻23 लिख रहा हूं, चलेगा क्या, अपॉन 6.626 समझा, फॉलोड 6.626 3 जा 20 19.87 समथिंग आता है, समझा क्या, पक्का ना। अरे वो मुझे कैसे पता, देखो भाई ये नंबर्स है ना, मतलब 6.626 वाले बहुत ज़्यादा याद रखना, ठीक है। किधर गया वो ट्रिक, देखो भाई यहाँ पे मैंने 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तब आंसर कितना आया था 19.87, अप्रॉक्सिमेटली 20 ले रहे थे ना उसको, समझे। तो यहाँ पे हम लोग 20 को 6.626 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। तो दिस वन जा दिस 3 जा, आंसर कितना आया 3 इंटू 10⁻23। यूनिट क्या आएगा, यूनिटलेस, ये नंबर है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, समझे, इतने फोटॉन्स। दूसरा वाला तुमको समझ में आया क्या करना है, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है। आंसर इसका आ रहा है 6 इंटू 10⁻19। हाँ दूसरे वाले का आंसर मैं लिख के देता हूँ, दूसरे वाले का आंसर आता है, तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, 6 इंटू 10⁻19। अब सुनो भाई, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में जेई में वो क्या चेंज कर देता है, जेई में थोड़ा सा ये फर्क भी आ सकता है। क्या फर्क आता है, तो फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन जनरेटेड पर सेकेंड
by a 60 watt bulb operating at 80% efficiency having wavelength 2000. समझ में आ रहा है? अब 80% efficiency मतलब क्या? तो 60 में से 80% ही लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, समझा? बल्ब बाकी 20% क्या कर रहा है फिर? हीट, बल्ब गर्म होते हैं ना बे, समझा? तो वो एक चेंज होता है, वो उतना तुम लोग एग्जाम में खुद से कर लोगे ना, वैसा क्वेश्चन लिख के देने की जरूरत नहीं है ना. ओके, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन की, ठीक है? ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, नेक्स्ट टाइम. हाँ, ये वाला, हाँ रुको, देखो यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो पावर कितनी दे के रखी है? 60. पावर का यूनिट रहता है जूल सेकेंड, वॉट मतलब जूल सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम. कितना दिया है? तो एनर्जी आ गई 60 जूल्स. 60 इज इक्वल टू n इंटू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू. तुम लोगों को जाना नहीं है, जो लोग पैक करके भाग रहे हैं, रुकना है, पता है ना? हाँ, वॉशरूम जा सकते हो. तो इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा. लैम्बडा कितना दिया है? 2000 इंटू 10⁻⁻10 20 इंटू समथिंग, वो भी चलेगा. नहीं, कुछ तो पावर में मिस्टेक रहेगी, एक बार चेक करके देखो ना. ओके, चलो देखते हैं. 60 इज इक्वल टू n इंटू 20 इंटू 10⁻⁻16 ना. जूल्स वाला फॉर्मूला 16 का है, सॉरी नैनोमीटर वाला फॉर्मूला 16 का है. ओके, ठीक है, अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर, तो वैसा करना है. ओके गाइस, बाय बाय. होमवर्क अभी भी कंटिन्यूड रहेगा.